ये पार्ट भी स्टार्ट होता है बिल्कुल उसी सीन से जहाँ पर फैंग को कुछ पावरफुल डीमंस के प्रेजेंस की वजह से फाइटिंग की अर्ज होने लगती है और ये अर्ज इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि फैंग अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। पर इससे पहले कि इन दोनों का टकराव हो पाता, फैंग किसी न किसी तरह करके एट द वेरी लास्ट मोमेंट वहां से निकलने में कामयाब हो जाता है और वापस मिलिट्री बेस लौट आया था। फैंग को यूं गया हुआ देखकर वो डीमंस तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, जबकि फैंग यहाँ बेस पर वापस पहुंचकर सोच रहा होता है, हालांकि मैं अभी फाइट ना कर पाने की वजह से अनसेटिस्फाइड हूँ, पर अभी के लिए मुझे सब्र करना होगा। मैं बेस से वापस लौटकर अपने उन सारे कामों को अंजाम दूंगा जो भी मैं अभी नहीं कर पाया, और अभी मेरा पहला कदम होगा लूट के माल को बेचना। ये कहते साथ ही फैंग और बोबाता अपने इस काम को सरंजाम देने में लग जाते हैं और हमें ये सब बड़ी तेजी के साथ होता हुआ विजुअल्स में भी देखने को मिलता है, जहां साथ ही साथ फैंग हमें बताता है, मुझे मशीन रेस के पिरामिड मदरशिप और उसमें मौजूद हाई वैल्यू आइटम्स को बेचने के लिए बेस्ट सेल्स चैनल ढूंढना होगा। जिसे ढूंढते के दौरान फैंग इस बारे में अपने मास्टर किंग ज़ेनियान से मशवरा लेता है, तो वो उसे एक बेहतरीन कॉन्टैक्ट प्रोवाइड कर देते हैं, जिसके थ्रू फैंग अपने कई सारे हाई वैल्यू आइटम्स और ट्रेजर्स को सेल करता है। और फिर हमें बताता है कि मैंने मास्टर ज़ेनियान के दिए हुए चैनल्स के थ्रू इन आइटम्स को 6.1 बिलियन हुन युआन्स में बेच दिया, जबकि पहले मेरे 1000 साल के एडवेंचरिंग और लूट की वैल्यू सिर्फ 100 मिलियन हुन युआन्स थी, लेकिन अब मुझे उनसे दर्जन्स ऑफ टाइम्स ज्यादा मिला। यहाँ हम देख पाते हैं कि इतने ज्यादा रिटर्न्स पाकर बोबाता, टूका, लुबोफैंग और साथ ही साथ इंसेक्ट क्वीन भी काफी ज्यादा खुश होते हैं। इवन ये लोग तो यहाँ पर खुशी के मारे डांस कर रहे थे। इस सब के बाद फिर फैंग आगे की प्लानिंग करते हुए कहता है, अब मेरा सेकंड स्टेप है अपने लिए हाई रेंज डिटेक्टर्स खरीदना। तो इस पर बोबाता फैंग को दो सबसे बेहतरीन डिटेक्टर्स सजेस्ट करती है, जिन्हें देखते हुए फैंग हमें बताता है डिटेक्टर्स की 2 टाइप्स होती हैं, लार्ज और माइक्रो। लार्ज जो कि है लॉन्ग रेंज डिटेक्शन के लिए और माइक्रो क्लोज रेंज रिस्क असेसमेंट के लिए। मैंने इन दोनों को ही 3.8 बिलियन देकर खरीद लिया है, ताकि मैं अपने एनिमीज का पहले ही पता लगा लूं। और फिर अब बारी आती है थर्ड स्टेप की, जिसमें मैंने अपने बचे हुए एसिड्स का यूज करते हुए क्लाउड रबिंग वाइन के लिए फर्टिलाइजर खरीद लिया और अपने लिए गोड फायर क्रिस्टल्स। इस गोड फायर क्रिस्टल की एनर्जी पिनेकल किंग अनडाइंग लेवल के एक्सप्लोजन के बराबर है, इसीलिए ये इमरजेंसी सिचुएशंस में बहुत यूजफुल है। जब फैंग हमें ये बता रहा था तो हम स्क्रीन पर भी देख पाते हैं कि इसकी एक्सप्लोजन पावर सच में कितनी ज्यादा है। अब इस सब के बाद फिर फैंग अपने इंटरनल वर्ल्ड में आ जाता है और क्लाउड रबिंग वाइन को वो सभी फर्टिलाइजर्स देता है जो उसने उसके लिए खरीदे हैं, और हम देख पाते हैं कि उन सभी फर्टिलाइजर्स को लेते साथ ही क्लाउड रबिंग वाइन ने इवॉल्व करना शुरू कर दिया था, जो नजारा फैंग, बोबाता और इंसेक्ट क्वीन भी अपनी आंखों के सामने देख रहे होते हैं। क्लाउड रबिंग वाइन के अनडाइंग लेवल के इस एवोल्यूशन में हम देख पाते हैं कि उसकी वॉइस भी आना शुरू हो गई थी, और जब वह इवॉल्व कर रही होती है तो बोल रही थी, इससे बहुत पेन हो रहा है। जो सुनते साथ ही फैंग उससे कहता है, क्लाउड वाइन बर्दाश्त करो, तुम्हें ये बर्दाश्त करना ही होगा। और फिर इसी के साथ हमें क्लाउड रबिंग वाइन की भी छोटी छोटी बारीकियां और उसके सेल्स को दिखाया जाता है कि वो कैसे ब्लास्ट होकर इवॉल्व हो रहे हैं। और फिर कुछ ही टाइम के बाद उसका ऑरा पूरी तरह से चेंज हो जाता है, जिसके चलते इंसेक्ट क्वीन, लुओफैंग और बोबाता के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर पड़ रहा था। जो प्रेशर फील करते साथ ही फैंग कहता है, ये तो यूनिवर्स का प्रेशर है, तुम कामयाब हुई। इसी के साथ हम देख पाते हैं कि क्लाउड रबिंग वाइन का अपना भी एक इंटरनल वर्ल्ड क्रिएट होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए वो फैंग का शुक्रिया अदा करते हुए कहती है, थैंक यू मास्टर, मुझे अनडाइंग लेवल तक पहुंचने में मेरी मदद करने के लिए और डिवाइन किंगडम बिल्ड करने के लिए। फैंग उसे इस तरह से ग्रो हुआ देखकर खुश होते हुए कहता है, क्लाउड रबिंग वाइन की प्रोग्रेस को देखते हुए अब मैं भी पीछे नहीं रह सकता, पर बैटल में लौटने से पहले मुझे अपनी स्ट्रेंथ को और भी ज्यादा इंप्रूव करना होगा। ये कहते साथ ही फैंग कल्टीवेशन के लिए मेडिटेट करने बैठ जाता है, और हमें देखने को मिलता है कि इस दौरान क्लाउड रबिंग वाइन ने लुबो फैंग के आर्मर को और भी ज्यादा अपग्रेड कर दिया था, जिसके चलते अब उसकी न्यू लुक और भी ज्यादा ऑसम लगने लगती है। और ये आर्मर पहले से ज्यादा शार्प, शाइनी और गुड लुकिंग है, जो फैंग को बहुत ज्यादा सूट कर रहा है। इसके बाद फिर फैंग हमें बताता है, मेडिटेशन के वक्त मेरी ह्यूमन बॉडी ने 8 ब्लड लुओ क्रिस्टल्स को एब्जॉर्ब किया है, जिससे अब मेरी स्ट्रेंथ ब्लड लुओ कॉन्टिनेंट में मौजूद बाकी के बराबर हो चुकी है, जबकि गोल्डन हॉर्न बीस्ट उसने 165 क्रिस्टल्स को एब्जॉर्ब किया है। हमें ये बताते हुए साथ साथ भी फैंग अपने इनर वर्ल्ड में अभी भी कल्टीवेशन जारी रखे हुए होता है। तो उसकी ये बात सुनकर वो बात उसके पास आते हुए कहती है, जहाँ तक बात है गोल्डन हॉर्न बीस्ट की एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी की, तो वो ह्यूमंस से बहुत आगे है। हालांकि इसकी कोई डेफिनेटिव एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन मेरी रिसर्च के बाद जहाँ तक मैं पता लगा पाई हूँ तो वो ये है, हम दोनों ही जानते हैं कि ये ब्लड लुओ क्रिस्टल्स बीस्ट गॉड के ब्लड से बने हैं और गोल्डन हॉर्न बीस्ट इन्हें इजीली एब्जॉर्ब कर पा रहा है। मोस्ट लाइकली ये हो सकता है कि इसकी ब्लड लाइन बीस्ट गॉड के साथ मिलती हो, कौन जाने, कुछ भी हो सकता है।
ये बता देने के बाद फिर वो फैंग को सीविका से छीने हुए टोकन के बारे में बताने लगती है। वो उस टोकन को दिखाते हुए कहती है, इस पर बने हुए ये पैटर्न्स ये यांजी कॉन्टिनेंट पर मौजूद लोगों के क्राफ्टमैनशिप्स हैं, जिसका मतलब है कि ये यहाँ पर रहने वाले लोगों की बिलोंगिंग्स हैं जिन्हें एलियन रेसिस ने चुरा लिया था। बबाता की ये बात सुनकर फैंग कहता है, शायद हो सकता है ये ऑफरिंग टावर से कनेक्टेड हो और वो मिस्टीरियस आइडेंटिटी जो मेरे खून को खोला रही थी, हमें उसका भी सामना करना होगा। अगर मैं अभी भी ह्यूमन टेरिटरी में रुका रहता हूँ तो क्या पता मैं कितने ज़्यादा ट्रेजर्स मिस कर दूँ। अब वक्त आ चुका है बैटलफील्ड में वापस जाने का। ये कहते हुए फैंग वहां से जाने लगता है तो बबाता भी उसके साथ चल पड़ती है और ये लोग अपना स्पेसशिप लेकर मिलिट्री बेस से रवाना होने लगते हैं। जब ये लोग मिलिट्री बेस के वोम होल से एग्जिट कर रहे थे तो तब वहां पर इन्हें अपनी पुरानी टीम नजर आती है और यहाँ इन्हीं कुछ मिली सेकेंड्स के दौरान ये आपस में एक दूसरे को हाथ हिलाते हुए हाय हेलो कर रहे थे। और इस बीच हम देखते हैं कि मीनू ने तो फैंग को फ्लाइंग किस भी कर दी थी। बेसिकली ये दोनों ही एक दूसरे को सही सलामत देकर काफी खुश हो रहे होते हैं और फिर फैंग बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ जाता है। यहाँ हम देख पाते हैं कि टूका तो बैटलफील्ड में जाने को लेकर कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड होती है और देखते ही देखते फैंग यांजी कॉन्टिनेंट में उसी लोकेशन पर वापस पहुंच जाता है जहाँ से वो एलियंस को चकमा देकर निकला था। यहाँ पहुंचते साथ ही फैंग को फिर से वो फीलिंग आने लगती है तो वो हैरानी के साथ कहता है, ये एहसास वापस आ गया। ये कहते साथ ही वो फौरन से अपनी ब्रेन फील्ड का इस्तेमाल करते हुए उन लोगों का पता लगा लेता है कि वो किस तरफ हैं और वो बाता से कहता है, फौरन डायरेक्शन चेंज करो। जिस पर वो बाता भी बिल्कुल ऐसा ही करती है। उस डायरेक्शन में आगे बढ़ते साथ साथ अपने लॉन्ग रेंज डिटेक्टर का इस्तेमाल करती है और फिर बताती है कि वाकई तुम्हारा अंदाजा सही है, वो एंटिटी वाकई हमसे 1 बिलियन किलोमीटर दूर है। मैंने टारगेट की लोकेशन पता लगा ली है। वो लोग टोटल 3 एलियंस हैं जो ह्यूमंस को हंट कर रहे हैं। बबाता के फैंग को ये बताते साथ ही हमें इस तरफ इन तीनों डीमंस को दिखाया जाता है जिन्हें फौरन ये रियलाइज हो गया था कि कोई उनका पीछा कर रहा है, इसलिए वो तीनों एक जगह पर रुकते हुए फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। और उनमें से एक जिसके पास डिटेक्शन डिवाइस है वो बताता है, एलियंस हमारी लोकेशन को डिटेक्ट कर रहे हैं। ये सुनते साथ ही उनका लीडर उनसे कहता है, फौरन से काउंटर ट्रैकिंग शुरू करो। जिस पर वो जी हाँ कहता हुआ बिल्कुल ऐसा ही करने लगता है, पर कुछ देर तक ट्रैकिंग करने के बावजूद भी उसे कुछ नहीं मिलता। इसीलिए वो कहता है, मास्टर मैं बस यही डिटेक्ट कर पा रहा हूँ कि हमें ट्रैक किया जा रहा है, लेकिन मैं उनकी लोकेशन का पता नहीं लगा पा रहा। शायद उनके डिटेक्टर्स हमसे ज्यादा एडवांस्ड हैं, उनकी प्रीसाइज लोकेशन हमें नहीं पता चलेगी। इस पर उनका लीडर भी चौंकते हुए कहता है, क्या? इधर वो बाता फैंग को बताती है, मैंने इनके बारे में पता लगाया है। ये लोग नैश रेस से हैं और बहुत दूर दराज इलाकों में रहते हैं और ये डीमंस के साथ अलाइड हैं, लेकिन अक्सर इंडिपेंडेंटली एक्ट करते हैं और ये लोग खुद को किसी भी रेस को सबमिट करने के लिए तैयार नहीं हैं, यानी कि ये खुद स्ट्रॉन्ग बनकर रूल करना चाहते हैं। इस पर फैंग कहता है, अकेले आगे बढ़ना चाहते हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं, काफी बहादुर हैं, लेकिन मेरे लिए ये लोग बस सिर्फ कुछ और एनिमी हैं। अगर ट्रेजर्स इनके पास हैं तो इससे तो एक्चुअल में काफी हेल्प होगी। वहीं उन डीमंस का लीडर खुद को बचाने के लिए अपनी डोमेन का इस्तेमाल करने लगता है जो कि एक्चुअल में फ्लावर डोमेन थी और इस डोमेन को देखते हुए फैंग हैरानी के साथ कहता है, ये लिविंग प्लांट्स का इस्तेमाल करते हुए अपनी डोमेन को क्रिएट कर रहा है। इसका मतलब वो पहले ही जानता है कि हम यहाँ हैं। तभी इधर उन डीमंस का लीडर भी कहता है, स्ट्रॉन्ग एलियन मैं जानता हूँ तुम मुझे सुन पा रहे हो। मैंने अपने पीक किंग एलाइज को बुला लिया है। मैं फाइट करना नहीं चाहता, लेकिन अगर तुमने मुझे फोर्स किया तो वो लोग आ जाएंगे। जीना या मरना तुम्हारी चॉइस है। उन डीमंस की यह धमकी सुनकर बबाता और टूका तो बहुत ज्यादा डर जाते हैं। डर के मारे उनकी तो हवा टाइट हो गई थी, जबकि इधर फैंग सीरियस होकर सोच रहा होता है। तभी उन एलियंस का एक साथी अपने लीडर से पूछता है, मास्टर आपके पास पीक किंग एलाइज है? इस पर लीडर बताता है, मैं तो बस ब्लफ कर रहा हूँ। उसकी स्ट्रेंथ मिस्टीरियस है, बेहतर होगा कि वो रिट्रीट कर ले, यही हमारे लिए भी बेस्ट ऑप्शन है। तभी उसका एक साथी बताता है, मास्टर एनिमी के डिटेक्शन सिग्नल्स गायब हो गए हैं। ये सुनकर लीडर भी लाइक, उसने गिव अप कर दिया? ये डीमंस यहाँ पर ये सोचकर थोड़े से हैरान हो रहे होते हैं, जबकि इधर फैंग उनकी बात सुनते हुए कहता है, पीक किंग एलाइज मेरा बैकग्राउंड जाने बिना ही आखिर ये अपने एलाइज को कैसे बुला सकता है, जिसका साफ मतलब तो यही है ये जानबूझकर हमें धमका रहा है। इरीना तैयार हो जाओ। इस पर इरीना को भी समझ आ गई थी कि उसे क्या करना है, इसलिए वो भी कहती है, यस मास्टर। और फिर वो अपने मदर नेस्ट को बाहर निकालते हुए अपने 1 मिलियन सोल्जर्स के साथ कंबाइन अटैक करने के लिए तैयार होने लगती है। और जैसे ही उसका ये अटैक क्रिएट हो जाता है तो फैंग भी ऑर्डर देता है, 1 मिलियन किंग ट्रूप्स, मैक्सिमम अटैक, स्ट्राइक।
इसी के साथ हमें देखने को मिलता है कि उनका वो कंबाइन अटैक फौरन से जाता हुआ पूरे के पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है, जो देखकर वो तीनों के तीनों डीमंस चोक हो जाते हैं और उनका लीडर कहता है, डैम इट, मेरी डोमेन इंस्टेंटली पेनिट्रेट कर दी गई। अब उनके पास और कोई चारा नहीं बचा था, क्योंकि वो इस अटैक का सामना करते हुए अपनी जान नहीं बचा सकते। इसीलिए अपनी जान बचाने के लिए फौरन से अपनी स्टोरेज रिंग के अंदर से एक F9 क्लास का शिप निकालने लगता है। पर इससे पहले कि हम ये देख पाते कि वो लोग इस स्पेसशिप के अंदर बैठ भी पाए हैं या नहीं, तभी ये अटैक उनके साथ आकर हिट हो जाता है और हमें एक जोरदार चीख के साथ प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय होता हुआ दिखाया जाता है। और अब हर तरफ डिस्ट्रक्शन और तबाही तबाही थी। ये नज़ारा हमें दूर से स्पेस से भी देखने को मिलता है। इसी के साथ फैंग फौरन से अपने गोल्डन हॉर्न बीस्ट को भी उनकी खबर लेने के लिए भेज देता है। और जैसे ही गोल्डन हॉर्न बीस्ट रोर करते हुए उन डीमंस के पास अपीयर होता है, तो डीमंस का वो लीडर उसे देखते साथ ही शौक होते हुए कहता है, सिल्वर विंग। और गोल्डन हॉर्न बीस्ट की इसी जोरदार रोर के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।